आई वेलकम यू ऑल टू IIT आश्रम। आज हम क्लास 8 का फिजिक्स सेक्शन का जो 12 अक्टूबर को टेस्ट हुआ था खोज का, उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बट वो डिस्कशन करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने खोज का पेपर बहुत अच्छा किया होगा। पेपर जैसा आपने देखा ही है कि भाई बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। प्रॉब्लम हो सकता है टाइमिंग को लेके हो सकती थी कि भाई हाँ कुछ क्वेश्चंस पढ़ने में समय ज़्यादा लगा या समझने में ज़्यादा लगा, अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स पे तो बेस्ड नहीं था। एंड जैसे ही आपका खोज का रिज़ल्ट आ जाता है तो उस रिज़ल्ट के बेसिस पे आपको कैश बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे कोर्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको फ़ी में वेवर मिल सकता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है तो एक बार आके सेंटर पे कांटेक्ट करें और आप जो भी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं उसके रिस्पेक्ट में आके अपनी सिचुएशन क्लियर करें। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम क्लास 8 का 12 अक्टूबर को जो खोज एग्जाम हुआ उसके फिजिक्स सेक्शन को शुरू करते हैं डिस्कशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ बैरोमीटर हैं, ठीक है, जिस बैरोमीटर में एक में पार्शियल वैक्यूम है, एक में एयर है, और इन दोनों बैरोमीटर्स को हमने अभी ग्राउंड लेवल पे रखा है, ठीक है, सी लेवल पे समझ लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा अगर पूछा है व्हाट विल हैपन टू द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी व्हेन दीज टू बैरोमीटर्स आर टेकन टू ए माउंटेन टॉप। तो अगर हम सी लेवल से ये बैरोमीटर्स को ऊपर ले जाते हैं किसी माउंटेन टॉप पे, तो ये जो मर्क्यूरी लेवल है इसमें क्या चेंज आएगा। तो पहले तो समझते हैं ये ऐसा होता क्यों है। तो अगर जैसे ये कोई भी अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो ये एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये जो मैं दो येलो एरोस इंडिकेट कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा टब पे लग रहा होगा मर्क्यूरी पे, जिसकी वजह से ये मर्क्यूरी जो है इस कॉलम में राइज करता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मर्क्यूरी ज़्यादा ऊपर जाएगा, प्रेशर अगर कम हो जाए तो मर्क्यूरी लेवल जो है फॉल करेगा। अब ये जितना भी लेवल हो, पार्शियल वैक्यूम हो या एयर हो, मर्क्यूरी का एक सर्टेन लेवल रहेगा आपका सी लेवल पे। अब जैसे ही आप इसको माउंटेन टॉप पे ले जाते हैं, यहाँ पे लिखा है राइट, तो आपको मालूम है जैसे जैसे हम राइज करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका जो अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी ग्रेजुअली कम होने लगती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। तो अब अगर हम ये दोनों बैरोमीटर्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, जब हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा। तो आपको मालूम है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे जो मर्क्यूरी, ओपन मर्क्यूरी जो है जिस पे जो लग रहा है वो रिड्यूस होगा। इसको बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, जितना प्रेशर यहाँ ऊपर से लग रहा है उतना ही प्रेशर इस मर्क्यूरी कॉलम का होना चाहिए। तो अगर बाहर का प्रेशर कम हो गया है तो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट भी कम होना चाहिए, भले वो आपका पार्शियल वैक्यूम हो या एयर फिल्ड हो, दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर का प्रेशर कम होने से मर्क्यूरी जो लेवल है विद इन द कॉलम या विद इन द ग्लास जो ट्यूब थी उसके अंदर वो फॉल करेगा, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर सब जगह बराबर रहता है सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर मैं ये 3 पॉइंट्स की बात करूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये तीनों जगह प्रेशर सेम होना चाहिए। तो बाहर का प्रेशर कम हो गया तो अंदर का प्रेशर भी कम होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में ए ऑप्शन। एयर वाले में भी डिक्रीज करेगा, पार्शियल वैक्यूम वाले केस में भी डिक्रीज करेगा। ये थोड़ा सा इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट था इसमें ज़्यादा, अदरवाइज इसके अलावा बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं तो रिलेटिवली यू विल फाइंड वो थोड़े से इसे ईजियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे बोला है कि एक प्लेन मिरर है जो कि इंक्लाइंड है टू द ग्राउंड। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो एंगल मेंशन्ड है दिस इज 40 डिग्री। तो आपसे पूछा है an incident ray parallel to the floor strikes the mirror and a reflected ray is formed. If the angle of inclination is increased to 50 degree without changing the direction of the ray, then what is the change in the angle between the incident ray and the reflected ray? तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल में क्या चेंज आएगा। तो पहले तो हम इस केस की बात करते हैं। ये एंगल 40 है तो कहना राइट ये एंगल भी आपका 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपकी हो गई पैरेलल लाइंस। चलिए, तो ये दो लाइंस आपकी पैरेलल हो गई, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 40 डिग्री होगा।
तो ये जो एंगल है 40 डिग्री है। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल जो आपका आएगा बेटा ये 50 डिग्री आएगा, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का होता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हुए ये रे ऑफ लाइट ऐसे मूव कर जाएगी सपोज, तो ये एंगल भी रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 डिग्री होगा। तो दोनों के बीच का जो एंगल इनिशियली होगा, इनिशियल अगर मैं बात करता हूँ एंगल कितना है बिटवीन द इंसिडेंट रे, तो बेटा वो आ गया 100 डिग्री। अब दूसरा केस लेते हैं। अब ये जो रे तो सेम रखी है इंसिडेंट रे, लेकिन मिरर का एंगल चेंज कर दिया है। ये एंगल अब हो गया है 50 डिग्री। तो ऑब्वियसली सरफेस के साथ इंसिडेंट रे का एंगल हो गया 50 डिग्री। तो अब अगर मैंने आपसे पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो आपको समझ में आ रहा है बेटा 40 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल एंगल जो है नॉर्मल, जैसे ये एक सरफेस है, ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल 90 था। अब ये रे अगर आपकी यहाँ से आ रही है, तो अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल 50 होगा। अब इसका उल्टा, अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 40 होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 40। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो ये एंगल भी कितना होगा, 40। तो अब मैं अगर सेकेंड केस की बात करते हैं, ये फर्स्ट केस था, ओरिजिनल केस जो डायग्राम में दिया है, उसमें दोनों एंगल मतलब दोनों रेस के बीच का एंगल था 100 डिग्री। तो अब फाइनल हम एंगल की बात करते हैं आफ्टर द इंक्लिनेशन इज चेंज्ड। तो बेटा 40 + 40 मिला के कितना हो गया, 80। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन एंगल कितना आ गया है, कैन आई राइट 20 डिग्री का चेंज आ गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा व्हाट इज द चेंज इन द एंगल पूछा है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज 20 डिग्री। आई होप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। था बहुत ही सिंपल सा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, और दोनों ही केसेस में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना। एक बार आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेते हैं तो फिर उसका डबल होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले केस में एंगल था 50, तो ओरिजिनल मतलब दोनों रेस के बीच का हो गया उसका डबल, दैट इज 100। बाद में ये रे थोड़ी सी आपकी सरफेस के हिसाब से अगर कहा जाए तो एंगल उसका बढ़ गया है, तो नॉर्मल के साथ कम हो गया, तो रिफ्लेक्टेड का भी कम हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल अब बचा 80। तो जो पहले 100 था अब वो 80 हो गया, तो चेंज 20 का आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक एको इज रिटर्न इन 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source given that the speed of the sound is 342 meters per second? तो यहाँ पे एको का कॉन्सेप्ट है कि ये आपका एक सरफेस है, सपोज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, कोई आपकी बिल्डिंग हो गई या कोई हिल हो गया, यहाँ से एक साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है, वो साउंड यहाँ पे जाती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो एको बनता है। इसका टाइम आपको 3 seconds दिया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जाने और आने का टाइम अगर टोटल टाइम जो है 3 seconds है, तो एक डायरेक्शन में अगर पूछा जाए तो टाइम टेकन विल बी t/2, दैट इज कैन आई राइट 1.5 सेकेंड होगा। तो अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस डिस्टेंस को मैं d डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो अबे पता है बेटा डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ साउंड दिया है, टाइम हमने एक साइड का कैलकुलेट कर ही लिया है 1.5 सेकेंड्स है, तो स्पीड हमें दी है 342, टाइम हो गया 1.5, इसको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना था। तो ऑब्वियसली अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, या फिर आप एक काम करें 3 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उसका हाफ कर दें, क्योंकि ये जाना और आना दोनों डिस्टेंस मिला के था। तो ये आपका आ गया 342 हो गया इंटू 1 एंड प्लस 0.5 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका हाफ, यानी आ जाएगा 171। इन दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 513 मीटर। तो आंसर इसका था डी ऑप्शन। आपको सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो सिर्फ एक तरफ के जाने का टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम 3 है, तो एक साइड का हो गया 1.5, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे आपको बोला है 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ये इनको हम ड्रॉप कर रहे हैं सेपरेटली 2 आइडेंटिकल ट्यूब्स में। एक ट्यूब में है जो एयर फिल्ड है, ठीक है,
दूसरी में से एयर निकाल लिया है, मतलब यू हैव क्रिएटेड ए वैक्यूम विद द हेल्प ऑफ ए वैक्यूम पंप। तो इसमें से क्या ऑब्जर्वेशन सही है? पहला बोला है दोनों बॉल्स जो हैं दे विल रीच द बॉटम ऑफ द ट्यूब विद द सेम स्पीड। पहली चीज़ तो समझी जाए, जैसे ये आपकी एक ट्यूब है, ये दूसरी ट्यूब है, दोनों में सेम हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है। पर जिसमें एयर होगी, सपोज इसमें एयर है, तो इसमें एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, प्लस इसमें एक ड्रैग फोर्स लगेगा जिसको आप बोल सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसको अपोज करेगा। तो एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हो गया सपोज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है कम, उसकी स्पीड में जो चेंज आएगा वो कम रेट से आएगा। दूसरा, इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ भी रेसिस्टिव फोर्स नहीं है, तो इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड करेगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट भी आएगा प्लस उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। उसका रीज़न एक और है, क्योंकि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो उसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में चली जाती है। तो जब वो नीचे पहुँचेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। कौन से वाले केस से? वैक्यूम वाले केस से। मतलब वैक्यूम वाले केस में टाइम भी वो जल्दी पहुँचेगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ज़्यादा है। एयर कॉलम जिसमें है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, पर रेसिस्टिव फोर्स की वजह से एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। बोथ द बॉल्स विल रीच द बॉटम ऑफ द ट्यूब विद द सेम स्पीड, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। सेम स्पीड से तो नहीं पहुंचते। बोथ बॉल्स विल रीच द बॉटम ऑफ द ट्यूब विद डिफरेंट स्पीड्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्वियस है कि अगर पहला गलत है तो दूसरा सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते थे। तीसरा, बोथ द बॉल्स विल रीच द बॉटम ऑफ द ट्यूब एट द सेम टाइम, दिस अगेन इज रॉन्ग, क्योंकि डिस्टेंस सेम है पर एक केस में एक्सेलरेशन कम है, एक केस में एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो सेम डिस्टेंस को अगर कवर करना है और जिस केस में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसमें टाइम कम लगेगा, तो आपका टाइम कम लगेगा वैक्यूम वाले केस में। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत था, मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट गलत है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? ओनली 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखें तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आई होप ये सबको इसमें क्लैरिटी आ गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होता है जिसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, एंड वर्चुअल इमेज जो होती है वो अपराइट होती है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसी ही बनेगी। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं घर पे ड्रेसिंग टेबल के सामने, तो आपका सर ऊपर है तो इमेज में भी सर ऊपर दिखता है, उसको हम बोलेंगे अपराइट इमेज है, और ऐसी इमेज वर्चुअल होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा मिरर जो है या कौन सा लेंस जो है वर्चुअल इमेज बना सकता है। तो प्लेन मिरर तो बनाता है, ये तो श्योर है, घर पे हम देखते ही हैं। कॉन्केव लेंस जो है ये हमेशा वर्चुअल बनाता है, लेकिन उसमें साइज छोटा होता है। एंड कॉन्वेक्स लेंस जो है वर्चुअल इमेज ये भी बनाता है, पर इसमें मैग्नीफाइड इमेज बनती है। जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं, किसी भी जब बहुत ही छोटा कुछ प्रिंट लिखा हो और आप उसको एनलार्ज करके देखना चाहें, तो वहाँ पे जब हम लेंस को काफ़ी क्लोज रखते हैं ऑब्जेक्ट के, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो होता है वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन का, और वो मैग्नीफाइड होती है। मतलब ये तीनों ही वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे आपको बोला है कि ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि एक ग्लास रॉड है, इसको हम रब कर रहे हैं एक सिल्क क्लॉथ के साथ, तो क्या होगा? तो बोथ क्लॉथ एंड रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ये एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब किसी चीज़ को हम आपस में घिसते हैं, कोई भी दो चीज़ों को, तो एक में से कुछ चार्जेस निकलते हैं तो वो दूसरे पे डिपॉजिट होते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिटली चार्ज हो जाते हैं। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दोनों पे सेम चार्ज नहीं आ सकता था। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज़ नेगेटिव चार्ज, ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पहली बात तो ऑपोजिटली चार्ज दिख रहे हैं, एंड इसका एक रीज़न भी है कि ग्लास से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल जाते हैं, तो ग्लास पे प्रोटॉन्स का सरप्लस हो गया, आप ऐसा समझ ले, पॉजिटिव चार्जेस का सरप्लस हो गए हैं, तो उसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और सिल्क पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड वाला वैसे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसका जस्ट ऑपोजिट था। तो जब रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो वो नेगेटिवली चार्ज नहीं हो सकता था। और दूसरा, दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, ये भी गलत है।
तो पहला और फोर्थ मतलब ए एंड डी पॉसिबल नहीं थे बिकॉज दोनों का सेम चार्ज कभी नहीं होगा। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। यहाँ पे दिया है कि सूजन वॉज वॉकिंग ऑन आइस एंड हर मदर एडवाइज हर टू टेक स्मॉलर स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर स्मॉलर स्टेप्स। देखिए जब आइस की अगर हम बात करते हैं तो इस पर जब भी कुछ फोर्स लगता है तो आइस यहाँ पे थोड़ा सा मेल्ट हो जाती है, तो वहाँ पे जो है फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो अब उसमें होगा क्या कि जो फ्रिक्शनल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो आप ये हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक कहलाता है म्यू, और वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब म्यू एन के बराबर उसकी वैल्यू होती है। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है? म्यू एन के बराबर है। अब म्यू तो चलो कम है, बट अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाना है मतलब मुझे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो ग्राउंड आपके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर के डायरेक्शन में वो फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। तो वो फोर्स कब ज़्यादा होगा? जब आपके स्टेप्स छोटे होंगे, तो ज़्यादातर लोड आपके पैर पे आ रहा होगा। अगर आप स्टेप्स बड़े लेते हैं तो आपके पैरों पे जो लोड आएगा बॉडी का वो पूरा नहीं आएगा, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा अगर स्टेप्स बड़े होंगे। तो यहाँ पे था द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ आइस इज लार्ज, तो दिस इज रॉन्ग। नॉर्मल रिएक्शन इज स्मॉलर, ये बात जो है बड़े स्टेप्स के केस में सही होती, बस छोटे स्टेप्स के केस में रॉन्ग है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ आइस इज स्मॉलर, ये करेक्ट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया म्यू की वैल्यू कम है, राइट? तो ओवरऑल फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया, बट नॉर्मल रिएक्शन भी कम हो जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाएगा, तो आदमी स्लिप कर सकता है। तो आंसर आपका सी ऑप्शन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि एक एलिफेंट है जिसका मास करीब 3000 kg दिया है, और उसके फुट के जो सरफेस एरिया है वो 0.4 मीटर स्क्वायर है, और इसी के पैरेलली एक लेडी है जिसका मास सिर्फ 45 kg है, और वो कुछ शूज़ पहन रही है, जिस हील्स वाली पहन रही है, जिसका सरफेस एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। Assuming there is a equal distribution of mass on each foot, calculate the maximum possible pressure that could be exerted by the stiletto's heel worn by the lady. तो ये जो लेडी है वो जो हील पहन रही है उसकी वजह से कितना प्रेशर आ सकता है? पहले तो समझ में आया जो भी पर्सन है उसके, अगर हम पैरों की बात करें तो दोनों के पैरों पे इक्वली डिवाइडेड है, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। तो पहले तो मैं बोलता हूँ भाई वेट कितना है उसका, तो वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका मास हो गया 45 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, तो फोर्स जो नीचे लग रहा होगा वो 450 न्यूटन होगा। ठीक है, इसको आप फोर्स बोल दीजिए या इसको आप वेट बोल दीजिए, वो 450 न्यूटन है। अब अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट नॉर्मल, जिसकी हम बात करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। अब क्वेश्चन ये है कि मैं टोटल फोर्स को टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं या फोर्स हाफ कर दूं, क्योंकि दोनों पे इक्वली डिवाइडेड है। तो मैं पहला वाला अप्रोच ले लेता हूं कि मैं टोटल वेट जो है या फोर्स जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको थ्रस्ट बोलते हैं, वो 450 न्यूटन हो गया, और एरिया जो है उसको हम ले लेते हैं डबल। क्यों डबल ले रहे हैं? बिकॉज वो दो पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 450 यहाँ पे आ गया, 2 एरिया ऑफ द हील कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.01, और ये मीटर स्क्वायर में है, एसआई यूनिट है। फोर्स भी न्यूटन में है जो कि एसआई यूनिट है, तो ये हो जाएगा 2 × 0.01। अब इसका कैलकुलेशन डेसिमल शिफ्ट कर लेते हैं, तो ऊपर 2 जीरोस बढ़ जाएंगे, 450 फॉलोड बाई 2 मोर जीरोस डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 22500, और ये आंसर आपका आ जाएगा पास्कल में। तो हमारा आंसर जो हो गया है दैट इज बी ऑप्शन। आई होप ये समझ में आया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपने कहाँ से कैलकुलेट किया? वेट से। वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टोटल आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है। टोटल एरिया ऑफ द हील आपको पता है, मतलब एरिया ऑफ सिंगल हील पता था, तो दोनों पैरों पे इक्वली डिवाइडेड है, तो इसलिए टोटल एरिया निकाल लिया। तो टोटल वेट डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, वो आपको देता है प्रेशर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि एक डस्टर जो है दिस रेस्ट ऑन ए टेबल एक्सर्टिंग ए डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टेबल, द रिएक्शन टू दिस फोर्स इज। अब ये अगर आपका टेबल है, एक सपोज ये टेबल हो गया, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली अर्थ नीचे पुल करती है। इसकी वजह से इस टेबल पे एक फोर्स लगता है नीचे, किसका? डस्टर का।
तो डस्टर का फोर्स नीचे लग रहा है। अब डस्टर क्योंकि स्टेशनरी है, वो वहीं पे सपोर्टेड है, तो ऑब्वियसली डस्टर पे एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, और वो नॉर्मल फोर्स किसकी वजह से होगा, तो आंसर है इस टेबल की वजह से होगा। तो नॉर्मल टू दिस फोर्स इज, रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, रिएक्शन क्या है, तो नॉर्मल फोर्स है। द फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द डस्टर नहीं है ये, द फोर्स ऑफ द टेबल ऑन द डस्टर इज करेक्ट। तो ये जो अगर आपका एक्शन इज डाउनवर्ड फोर्स तो रिएक्शन है अपवर्ड फोर्स। द फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द टेबल नहीं, ये भी रॉन्ग है। द इनर्शिया ऑफ द डस्टर, इनर्शिया तो चीज़ ही अलग होती है, ये फोर्स से रिलेटेड नहीं है। इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है जिससे वो अपने स्टेट में चेंज को रेसिस्ट करता है। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर क्लास 8, जो आपका टेस्ट हुआ था 12 तारीख का, उसका लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बोला है स्टार्स जो है दे ट्विंकल बट प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते हैं, इसका करेक्ट रीज़न क्या है। तो बेटा यहाँ पे जो रीज़न है ऑब्वियसली एक एक लाइन में दिए हैं, तो पूरा एलेबरेट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो हम चूज़ करते हैं। जैसे लिखा स्टार एमिट देयर ओन लाइट बट प्लैनेट्स रिसीव द लाइट फ्रॉम द स्टार्स, ये ऑप्शन है करेक्ट, पर वो ट्विंकलिंग इफेक्ट से रिलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे है स्टार्स डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्स को हम ट्विंकलिंग की बात कर रहे हैं, तो वो सोलर सिस्टम का पार्ट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। स्टार्स फॉर्म ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट व्हाइल प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये आंसर बिल्कुल सही है, पर ये पार्शियल है, मतलब गिवन ऑप्शंस को चूज करूंगा तो इसमें से सी करेक्ट है, पर ये आपने में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे स्टार्स अगर बहुत दूर हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे हैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अब इसमें से बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसमें से लाइट जो आती है बेंड होते हुए आप तक पहुंचती है। अब क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं ये बहुत डायनेमिक होती हैं, इसमें डेंसिटीज चेंज होती रहती हैं, तो जो रिफ्रैक्शन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, सपोज उसकी आइज़ में लाइट आ रही है, तो कभी लाइट ज़्यादा आएगी, कभी लाइट कम आएगी, कभी नहीं भी आएगी। तो इसकी वजह से जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, जबकि प्लैनेट्स जो हैं वो नज़दीक हैं, क्लोजर बाई हैं, तो वो बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज का कलेक्शन मान सकते हो, और इसकी वजह से जो बहुत सारी लाइट आएगी अलग अलग सोर्सेज की वजह से, वो एक ऑब्जर्वर की आइज़ में जब पहुंचती है तो वो रिफ्रैक्शन उनका कम ज़्यादा भले हो, पर जो एवरेज लाइट उनकी आंखों में पहुंच रही है वो करीब करीब बराबर होती है। तो इसलिए प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन स्टार्स क्योंकि बहुत दूर है और वो पॉइंट सोर्स जैसे दिखते हैं और उनकी लाइट हमें यूनिफॉर्मली आंखों में हमेशा नहीं आती, इसलिए वो ट्विंकल करते हुए दिखेंगे। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जैसे ऐसे इवैल्यूएट कर लेते हैं, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर द स्टार लाइट बेंड्स मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल एज कंपेयर टू द प्लैनेट्स। ऐसा रीज़न नहीं है बेटा, वो तो डिपेंड करेगा किस एंगल पे लाइट बेंड कर रही है, कौन से लेयर्स को पास कर रही है। वही लाइट कभी ज़्यादा भी बेंड करती है, कभी कम भी बेंड करती है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग डेंसिटीज़। तो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट जो भी हमने डिस्कस किए हैं पता चले, समझ आए होंगे। एंड बाई चांस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे जो फ़ोन नंबर्स आपको दिए हुए हैं उन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हैं। एंड बिफोर वी एंड जस्ट एक बार वापस मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि हमारे जो टेस्ट का रिजल्ट है बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। एंड इस रिज़ल्ट के आने के बाद जो भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जो भी आप प्राइजेस के लिए एलिजिबल हैं या डिस्काउंट्स के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए एक बार आप सेंटर पे आके बात करें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।